तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एनर्जी भरा। और आज के एपिसोड में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो इंडियंस होते हुए हम सबको पता होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनके बारे में नहीं पता। आज हमारे साथ है मेजर जनरल राजपाल पूनिया सर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इंडियन आर्मी को दिए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करे हमारी कंट्री के लिए जो अनफॉर्चुनेटली हम तक पहुंच ही नहीं पाए। और इन्होंने 3 बुक्स लिखी है अपनी लाइफ के ऊपर। और बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, जल्दी से सर से बातें शुरू करते हैं। सर, हम चाहेंगे आप थोड़ा अपने बारे में खुद कुछ बताइए, आपकी बचपन के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। Thank you, Shubham, for inviting me on your show. And I think I'm feeling very young in young company. सर ऑनेस्टली हम लोग बहुत खुशनसीब मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम आपके साथ बैठ के एक प्लेटफॉर्म शेयर कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ऑनेस्टली दिस इज़ अ बिग डील फॉर अस। एंड तो सर शुरू करते हैं। आप बताइए कि हाउ डिड यू गेट इनटू आर्मी, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, थोड़ा बताइए। I think let me start. जब मिलिट्री सर्विस मेरा शुरू होता है, मेरे ख्याल से 1973 की बात है। 9 years old चाइल्ड, एक बच्चे को उसके पिताजी लेकर के पहली बार सैनिक स्कूल में लेकर के जाते हैं। बच्चे ने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज क्लियर कर ली है और वहाँ स्कूल में जाकर के लाइन में खड़े होते हैं और सडनली मेरे सामने वाले बच्चे ने वो अपना एनरोलमेंट करने की बजाय पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो मेरे को लगता है क्या हुआ, एंड सडनली आई मूव फॉरवर्ड एंड आई गेट ए नंबर, स्कूल नंबर, विच आई थिंक दैट चाइल्ड वांटेड टू अवॉइड। वो नंबर मेरे को मिलता है और जब क्लास में जाते हैं तो टीचर सबको नाम से बुलाती है और मेरे को बोला जाता है 1010, बिकॉज दैट वाज माय नंबर, स्कूल नंबर 1010 फ्रॉम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। वो 1010 की घंटी ऐसी बजती है कि उसके बाद जैसे एक फायर ब्रिगेड की घंटी टनाटन बजती है, वैसे ही हर जगह जहां भी ये बच्चा जाता है लाइफ में शायद ऐसी सिचुएशंस मैंने फेस की हैं। स्कूल से शुरू हुआ वो सफर, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में जाता है। वहां भी वो फायर ब्रिगेड की घंटी बजती रहती है और हर सिचुएशन में आई थिंक आई वुड से गॉड वाज काइंड कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें कि आप इतनी प्रॉब्लम्स से निकलते हैं कि सीखने को इतना कुछ मिलता है, इंक्लूडिंग माय ट्रेनिंग। एंड देन एज ए यंग ऑफिसर ऑल्सो यू आर इनटू all sort of problems because of that stamp of 1010 on you, and life teaches you. लाइफ सिचुएशंस में जो सीखने को मिलता है, किसान का एक बच्चा मिलिट्री में आता है और उसके बाद जो मिलिट्री का सफर शुरू होता है, आई थिंक गॉड वाज काइंड दैट आई गॉट सच अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, जो कि मुझे कई बार लगता है कि शायद मेरे पहुंचने से पहले ही प्रॉब्लम वहां पे पहुंच जाती थी। और इस तरीके के क्राइसिस जो कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के क्राइसिस को हैंडल करने का मौका मेरे को मिलता है। एज ए मेजर आई थिंक आई कैन से दैट यूएन पीस कीपिंग में इंटरनेशनल ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन कुकरी में जब आतंकवादियों ने घेर लिया और किस तरीके से हमने वहाँ पे सरवाइव किया, वो सब मेरे ख्याल से हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है कश्मीर में जो कारगिल के टाइम पे ड्यूटी करना, और उसके बाद एज ए ब्रिगेडियर अरुणाचल प्रदेश में 450 किलोमीटर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मैनेज करना, जिसमें नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड एरियाज हमारे पास थे, उनको हैंडल करना। एंड वहीं खत्म नहीं होता है सफर, जब मेजर जनरल बनते हैं तो आर्मर्ड ड्यू कमांड करते हुए जाट एजिटेशन को हैंडल करना, ऑपरेशन राम रहीम को हैंडल करना। इतना वैरायटी मेरे मिलिट्री सर्विस में भगवान की दया से मिला है कि शायद आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो धन्यवाद बोलता हूं। गॉड वाज काइंड दैट आई गॉट सच अपॉर्चुनिटी। सो इट्स ए लॉन्ग स्टोरी विच आई थिंक आई वेरी शॉर्ट आई वुड से कि गॉड वाज वेरी काइंड टू फर्स्टली पुट मी इनटू क्राइसिस, जहां मेरे को सीखने को मिलता है, और उसके बाद क्राइसिस सिचुएशंस में मेरे को लेकर के जाना जहां पे कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं उन ऑपरेशंस के अंदर। तो सर इस टाइम पे आपको जब ट्रेनिंग हो रही थी या जब आप इस जर्नी में आपने ज्वाइन इन किया था, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी, उस दौरान आपको ये नहीं लगा कि नहीं यार मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मैं कुछ और कर लेता हूँ, ऐसा कुछ था? या फिर ये था कि नहीं
I'll be dedicated towards this? बचपन से ही मेरा सपना था मिलिट्री में आने का, और जब ये सिचुएशंस आती थी तो मेरे ख्याल से आई यूज्ड टू लुक अप एंड थैंक गॉड कि मेरे को ये मौके मिल रहे हैं। क्योंकि हर मिलिट्री में हर आदमी को नहीं मिलते हैं, एंड मेरे ऊपर शायद एक्स्ट्रा मेहरबानी थी, सो आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जहां भी मैं पोस्टिंग रहा हूँ वहां पे ही कोई न कोई इस तरीके का माहौल बनता है कि सिचुएशन ऐसी पैदा होती है कि आपको उस ऑपरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। सर बचपन में आपके फादर को आपके सैनिक स्कूल में डालने का पर्पस क्या था? मतलब वो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के लिए सैनिक स्कूल में डाला था, और या फिर वो चाहते थे कि आप भी आर्मी में जाएं आगे चल के? मैं हमारे पूरे फैमिली से पहला ऑफिसर या पहला मिलिट्री पर्सन हूँ। तो मेरे फादर किसान थे, उनका भी सपना था कि मेरा बेटा, 3 भाई थे हम, कि इनमें से एक बेटा कम से कम मिलिट्री में जाए। हमारे तरफ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हर घर में एक सपना होता है कि देश सेवा के लिए कम से कम एक बच्चा होना चाहिए। ओह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर बिना किसी देरी के ऑपरेशन की बात शुरू करते हैं। ऑपरेशन खुकरी की हम बात करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में उस पर मूवी भी आने वाली है। बट सर बहुत सैड बात है ये कि हमारी देश की चीज़ें हमें मूवी के, मतलब वो हुई सन 2000 में, और वो हमें पता चलेगी पता नहीं कब। और उसके भी जैसे जैसे हम बात करेंगे कि क्रेडिट्स दूसरी कंट्रीज़ लेना चाह रही थी, जिसके लिए आपने ये बुक भी लिखी। सर उस ऑपरेशन के बारे में बात शुरू करते हैं। तो डिटेल में बताओ सर कि आप कहाँ पोस्टेड थे, कैसे वो प्रोसेस था, क्यों यूएन कंट्रीज़ से अलग अलग पार्ट से वहाँ पर एरिया में भेजे गए थे सोल्जर्स। तो डिटेल में सर एक बार शुरू करते हैं। ये ऑपरेशन वेस्ट अफ्रीका में, जो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर सिरा लियोन एक कंट्री है, जो कि मेरे ख्याल से 10 साल तक सिविल वार में जूझने के बाद, उसमें काफी कैजुअलिटीज और काफी मारकाट होने के बाद उस देश के प्रेसिडेंट यूएन को अप्रोच करते हैं कि शांति सेना को भेजा जाए। उस शांति सेना में हमारे इंडिया से भी कंट्रीब्यूशन था, और इसके अलावा करीब 16 अदर कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड। सो ये एक फोर्स जो है सिरा लियोन में जाती है, कुछ टाइम तक शांति रहती है, उसके बाद में फिर वहां पे सिविल वार फिर से शुरू हो जाता है किसी कारण से। और वो जितने भी आतंकवादी थे, उन्होंने जितनी शांति सेना थी उसको घेर लिया, और हम सबसे मुश्किल इलाके में थे, कैलेहोन, जो कि RUF, रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, जो रिबेल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका हेडक्वार्टर था। और हम जंगल में डिप्लॉयड थे, और सडनली यू फाइंड दैट आपकी कंपनी को घेर लिया है। और उसके बाद उनका एक ही डिमांड था कि आप हथियार डालो, हथियार डाल के अपने देश को वापस जाओ। और हम वहां गए थे उनसे हथियार डलवाने के लिए, और अभी हालात ये हो गए कि वो हमें बोल रहे हैं कि आप हथियार डालो। पर आज मैं ये कह सकता हूं कि 17 कंट्रीज में से, 17 कंट्रीज में से 16 कंट्रीज ने हथियार डाले हैं, और अकेला हिंदुस्तान का सिपाही जो खड़ा रहता है, और हम उनको बोलते हैं कि जो ये वर्दी है ये हमारा धर्म है, और ये हथियार हमारा भगवान है, इसको हम आपके कदमों में नहीं डाल सकते हैं। उनको समझाने का कोशिश किया। 75 डेज बहुत लंबा टाइम होता है। 75 दिन तक हम बिना राशन, बिना खाना पानी के वहां पे रहे हैं। इसी दौरान जब राशन खत्म होता है तो मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि घास की रोटियां भी हमने खाई, लेकिन देश की इज्जत, और सबसे जरूरी था कि अपने नाम नमक निशान, जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा होता है, हमने उस हालात में वहां पे सरवाइव किया है। और कोशिश की है कि शांति सेना में है तो शांति से ही कोई न कोई सोल्यूशन निकले। इसीलिए ये 75 डेज लग जाते हैं। आखिरी में जब ये मौका आ जाता है कि भाई मरना तो है, या तो भूख से मरना है या तो लड़के मरना है, तब हम सर पे सफेद कफन बांध करके और उन्हीं आतंकवादियों पे अटैक करके उनको मार करके वापस जंगल के रास्ते 70 किलोमीटर्स मेन फोर्स के साथ में लिंकअप करते हैं, और फिर हिंदुस्तान में आते हैं। ये कहानी जो है कहीं न कहीं जो यूएन की हिस्ट्री में तो सबको मालूम थी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं मालूम थी। इसका मेरे को भी अफसोस था कि हमारी देश की इतनी बड़ी एक विक्ट्री और हमारे देशवासियों को नहीं मालूम है। तब ये ऑपरेशन खुकरी बुक जो है, एक कमिटमेंट भी था मेरा अपने जवानों के साथ कि एक दिन दुनिया जानेगी उनकी बहादुरी के बारे में। ये बुक लिखा है,
और अब इसी के ऊपर जैसा आपने बोला एक पिक्चर भी बनने जा रही है, तो और लोगों को मालूम चलेगा, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशंस, इस तरीके की कहानियां यंग जनरेशन को मालूम होनी चाहिए, जो हमारे जवान बच्चे हैं उनको मालूम होनी चाहिए। तो ये ऑपरेशन मैं आज कह सकता हूँ कि वो ऑपरेशन था जो कि यूएन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, और इतना सक्सेस ऑपरेशन में था कि ब्रिटिशर्स ने, जिनके 2 हेलीकॉप्टर्स इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस ऑपरेशन के ऊपर अपना स्टैंप लगा दिया था कि ये ब्रिटिश ऑपरेशन था। अच्छा। जबकि पूरा का पूरा इंडियन ऑपरेशन, इंडियन ट्रूप्स वहां पे फंसे हुए हैं, और सिर्फ एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो मिलिट्री ऑब्जर्वर, उसको निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए थे। ये बुक लिखने से हमने ये ऑपरेशन को वापस हिंदुस्तान लेकर के आए हैं, और अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये इंडियन ऑपरेशन नहीं था। सर ऐसा इसलिए भी हुआ बिकॉज ब्रिटिश मीडिया वाज मोर एक्टिव देन इंडियन मीडिया एट दैट टाइम। एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारे मीडिया का उस जमाने में, हम बात कर रहे हैं आज से 23 साल पहले, इतना रीच नहीं था, एंड बीबीसी वाज वेरी एक्टिव। इस ऑपरेशन के बाद बीबीसी ने उसको टाइम एंड अगेन इस ऑपरेशन को दिखाया है, और उन्होंने हाईलाइट किया है उस हेलीकॉप्टर्स का रोल। हेलीकॉप्टर सिर्फ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को निकालने आए थे, हम तो पैदल जो है लड़ करके पूरे जंगल से आए हैं और उन आतंकवादियों को मार के आए हैं। तो कहीं न कहीं जो एक्चुअल ऑपरेशन था उसको दबा करके और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फोकस बनाया गया, जो कि शायद अभी निकल करके इस बुक में आया है कि एक्चुअल ऑपरेशन क्या था। सर जब आप कमांडर होते हो, आपके पास 75 लोगों की टीम है, और बीइंग अ कमांडर उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो आपके माइंड में एक बार भी नहीं आया कि यार हथियार डाल देते हैं, पीसफुली हम वहाँ से निकल जाते हैं, मैं अकेला, चलो मैं चाहे ना भी डालूं बट दूसरों की सेक के लिए मुझे डालना पड़ेगा, ऐसा माइंड में एक बार आया था डिसीजन? एंड ऑल्सो उस टाइम पे आपके साथ 233 सोल्जर्स थे, तो काफ़ी लोगों ने तो आई एम श्योर मना किया हुआ है, कुछ बोला होगा, बट यू हैड टू टेक द एक्शन। तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी, थोड़ा वो बताओ। एक्चुअली स्पीकिंग, जो हथियार डालने का डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दिया गया था, रेडियो सेट से ये मैसेज पास किया गया था कि जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफ योर ट्रूप्स यू मस्ट टेक। मतलब अगर मैं हथियार डालने का डिसीजन भी लेता तो इंडियन गवर्नमेंट या कहीं यूएन कोर्ट्स में कहीं भी ऑब्जेक्शन इसके बारे में नहीं था, पर कहीं ना कहीं दिल में ये जरूर था कि मैं कंपनी कमांडर हूँ और मेरे नीचे आज ये 233 या 233 जवान हैं, तो हथियार डाल के तुम वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जवान ने यही बोलना है, कंपनी कमांडर ने हुक्म दिया, हमने हथियार डाला, पर मैं कंपनी कमांडर हूँ, मेरे जहन में ये बात कभी भी हजम नहीं हो रही थी कि हथियार डालूं एज ए कंपनी कमांडर। साथ ही एक ऊपर वाले पे भरोसा था कि निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कैजुअलिटीज होंगी। सब बोल रहे थे कि इवन इन ऑपरेशन जब होता है तो 30% कैजुअलिटीज की बात हो रही थी कि 30% कैजुअलिटीज होंगी, ये कैलकुलेशन और अनुमान लगाया जा रहा था, पर मेरे अंदर ये भरोसा था कि हम निकाल के लाएंगे या निकल के आएंगे, और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा था। तो हमने ये डिसीजन जो लिया था वो काफी मुश्किल डिसीजन था। जैसा आपने बोला, इतना आसान नहीं होता है, और ऑपरेशन के कुछ दिन पहले तो मैं बिल्कुल शांत हो गया था। मेरे ऑफिसर्स भी बोल रहे थे कि कंपनी कमांडर बिल्कुल चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि इन जवानों की जवाबदारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इनकी फैमिलीज की जवाबदारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं उस हालात से निकला हूं कि आज भी मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि यार वो वक्त, वो टाइम जो मैंने उस 75 दिनों में निकाला है उस कंपनी के साथ में, पूरी जवाबदारी आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन अल्टीमेटली इंडियन आर्मी में जो हमारे लिए सबसे ऊपर है वो है कि हमारी वर्दी पे कोई आंच न आए, हमारे देश के तिरंगे पे कोई आंच नहीं आए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब यूएन में जाते हैं तो तिरंगे का जो एक फ्लैग है आपकी यहाँ पे छाती पे लगा दिया जाता है, एंड यहाँ पे इंडिया लिख दिया जाता है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, नेशनल फ्लैग इज ऑन योर चेस्ट। एवरी टाइम दैट नेशनल फ्लैग विल रिमाइंड यू, आपके लिए सर्वोपरि आपका देश, आपका तिरंगा झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और अगर कुर्बानी हो जाती तो ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है, लेकिन हम सही सलामत आए हैं। एक हमारा हवलदार कृष्ण कुमार जो इस ऑपरेशन में शहीद हुआ है, बाकी सब
जो है निकल के। सर इसको अगर आप डिटेल में बता सकते हो कि आपने रेस्क्यू प्लान कैसे, क्योंकि आपने ना खाना खाया ना कुछ, और इतना ज्यादा आपको टॉर्चर कर रहे थे वो लोग, और ये सारी चीजें हो रही थी, आपको निकलना भी था, और इस मौके पे रेस्क्यू प्लान सोचना, कैसे आपको निकलना है, कैसे भागना है वहां से, थोड़ा उस बारे में बताओ कि आपने कैसे वो एग्जीक्यूट करा, कैसे आपके माइंड में आई चीजें, थोड़ा बताओ। एक्चुअली स्पीकिंग, वहां से निकलने के दो रास्ते थे, और एक रास्ता था लाइबेरिया के थ्रू, वो शॉर्ट रास्ता था। जिस रास्ते से हम आए हैं वो सबसे लंबा रास्ता था पूरे आरयूएफ से लड़ करके आने का। जो अमूमन हम डिस्कशन कर रहे थे वो लाइबेरिया के रास्ते की बात हो रही थी कि वो वहां से करीब 15-16 किलोमीटर है, हम निकल जाएंगे तो ज्यादा आसान है। पर आप मानोगे नहीं कि ऑपरेशन के कुछ दिन पहले मेरा खुद का जो दिल और दिमाग ये बोल रहा था कि नहीं, हम जंगल के रास्ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में ये था कि जब आप 75 दिन तक घेर लिए गए हो, एक कंपनी कमांडर के दिल में और दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैंने अपनी कंपनी, जो भी मैंने सहन किया है, इसका बदला लूंगा। और वो बदले की भावना आ गई थी। दिमाग घूम जाता है जब 75 दिन एक जंगल में आपको घेरा हुआ है, आपका दिमाग के अंदर फिर जो है क्या डिसीजन आएगा आपको खुद को भी नहीं पता होता है। तो मेरे ऑफिसर्स काफी सरप्राइज थे कि अभी कंपनी कमांडर ने डिसीजन लिया है कि हम 75 किलोमीटर जंगल के रास्ते पूरे आरयूएफ को ठोक के जाएंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि 75 दिन तक इतनी जलालत हमने सहन की है, इन्होंने हमें घेर के किस तरीके से हैरेसमेंट किया, तो हम भाग के नहीं जाएंगे, हम लड़के जाएंगे और पूरे यूएन जितना भी फोर्स है उससे लड़ाई करके जंगल के रास्ते जाएंगे। तो इसीलिए हमने जो अल्टीमेटली डिसीजन लिया वो उस 75 किलोमीटर के रास्ते पे लड़के आने का लिया, न कि 15-16 किलोमीटर निकल जाए लाइबेरिया, वो डिसीजन नहीं लिया। तो आज मैं खुद भी सोचता हूँ तो कई बार हैरानी होती है। तो जैसा मैंने बोला कि कॉम्बैट के अंदर, ऑपरेशन के अंदर आदमी का दिमाग उस हालात में कैसे घूमता है वो शायद आप भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन सर वैसे आपने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी जो वहां पे जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ था? कम्युनिकेशन मेरा रेगुलरली था। ये एक अच्छी बात थी कि घेरने के बावजूद भी मैं फ्लैग मीटिंग के लिए बाहर जाता था। जो उनका रिबेल कमांडर था मार्टिन, जो कि उनका ब्रिगेड कमांडर था, उसके साथ मेरी कई फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं। हमने कोशिश की है कि उनको समझाएं कि हथियार डालना एक हिंदुस्तान के सिपाही के लिए कितना बड़ा शर्म की बात है, हम नहीं करेंगे। बाकी आपने तंबू रखना है, बाकी सामान रखना रख लो, लेकिन हम अपने हथियार के साथ इज्जत से वहां से आने के लिए भी कोशिश किए। उन मीटिंग्स में हर बार मैंने मार्टिन को बोला कि देखो, आप यू आर प्लेइंग विद फायर, इंडियन आर्मी से आप खेल रहे हो, ये मजाक नहीं है, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब हालात काबू के बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन वाज देयर और रेगुलर मीटिंग्स होती रहती थी। और वो मीटिंग्स, जो जितनी मीटिंग्स हुई, उनको लग रहा था कि किसी दिन हम थक हार करके सरेंडर हो जाएंगे। जैसे एक उसको घेर लेते हो आप और उसका राशन पानी खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे एक दिन आता है कि वो अंदर वाला सरेंडर हो जाता है। वो उसी उम्मीद में थे कि एक दिन ये सरेंडर हो जाएंगे, और हम इस उम्मीद में थे कि शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन जब नहीं रास्ता निकलता है तो आखिरी में फिर हमने ये ऑपरेशन किया और उन तो आतंकवादियों सर से खाना ना देने के अलावा इन्होंने किसी और लेवल पे भी टॉर्चर किया था कि कुछ और भी कर रहे थे आप लोग? जब ऑपरेशन शुरू होता है तो इन्होंने बातचीत के लिए मेरे को बुलाया था, और मेरे को और जो एक ऑफिसर मेरे साथ, मेजर नायर, जो कि 5 गोरखा राइफल से था, उनको ले जा करके ये उनका हेडक्वार्टर में हमारे को कम से कम 1 हफ्ता रखा है। जब हम जमीन पे सोते थे तो 2 सिपाही ऊपर बंदूक लेके खड़े होते थे। वो होस्टेज एक्चुअल हमने 1 हफ्ते तक सहन किया है, और उधर कंपनी को घेर लेते हैं। ये बहुत डिटेल में है, जो बुक में मैंने लिखा है कि किस तरीके से हम वहां से फिर रिलीज होकर के आते हैं। और साथ में जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे, जिसके अंदर की एक पाकिस्तानी ऑफिसर भी था, उन सबको हम छुड़ा करके लेकर के आते हैं यूएन हेडक्वार्टर से। उस पाकिस्तानी ऑफिसर का नाम था मेजर रफीक, और उसको हमने इंडियन कैंप में रखा है। उसके बाद
हमने खाना नहीं भी खाया तो हमने उसको खाना खिलाया है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है कि एक मेहमान को किस तरीके से देखभाल किया जाता है हिंदुस्तान में। तो मेजर रफीक जब आखिरी में जब हेलीकॉप्टर से निकलने लगता है तो मेरे को सलूट करके बोलता है, सर आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि उसकी जान हमने बचाई है और उसको अपने कैंप में पनाह दिया है, उसको रखा है। तो एक लंबी कहानी है ये जो कि इस बुक में हमने लिखा है, और वो 75 दिन का जो टाइम था वो कम वक्त नहीं होता है। एक घेरे में आप 75 दिन रहते हो, हर रोज कोई नई समस्या खड़ी होती है। जैसे एक दिन मेरे को बताया गया है कि हमारे एक जवान का इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो गया है और उसको इवैक्यूएशन करना है, नहीं तो वो उसकी जान का खतरा भी बन सकता है। तो मैंने मार्टिन को समझाया कि ऐसे ऐसे हमारा एक सिपाही को मेडिकल इवैक्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बोला हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी दे दो, उस गाड़ी में हम इसको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक छोड़ करके आएंगे। उन्होंने उसको छोड़ा है। इतना ऑनर कोड आरयूएफ के अंदर भी था कि उस मेडिकल कैजुअलिटी को वो लेकर के गए हैं। इस तरीके के वाकया जो है 75 दिनों में बहुत होते हैं, और उस हालात में मैंने एक चीज याद रखा कि हमारा जो रूटीन है इंडियन आर्मी का वो फॉलो किया। हम 200 मीटर बाई 200 मीटर के एरिया में थे, लेकिन हमने अपना रूटीन नहीं डिस्टर्ब किया। पूरे दिन हमारा तैयारी, ट्रेनिंग, पीटी से लेके हर चीज का रूटीन चल रहा था, और जो सिपाही स्टैंड टू ड्यूटी पे होते थे वो स्टैंड टू ड्यूटी करते थे। हर रात को पूरा कैंप अलर्ट रहता था कि शायद आज हमला आने वाला है, और जब हर रात आप इंतजार कर रहे होते हो आज हमला आएगा, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि आप वेट करते हो कि अटैक क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हर रात आप ड्यूटी पे हो और हर रात उम्मीद है कि शायद आज हमला होगा। तो ये हमारे पैम्पलेट्स में लिखा है कि डिफेंस सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया वहां पर, क्योंकि डिफेंस में आप अंदर बैठे हो और इंतजार कर रहे हो कब अटैक होने वाला है। तो इस तरीके के हालात थे जो कि शायद आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे मौका मिला उस कंपनी को कमांड करने का, जो कि मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक है, और जो कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि एनी अमाउंट ऑफ वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। फैमिलीज के साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हिंदुस्तान में खबर फैल रही है कि हम लोगों को मार दिया गया है, और कोई उस जमाने में इंटरनेट, मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे, कोई चिट्ठी नहीं आ रही है। आप सोच सकते हैं इधर हिंदुस्तान में इन जवानों की फैमिलीज के ऊपर क्या बीत रही हो। सर आपकी फैमिलीज तक बता दिया गया था कि ये लोग अब वापस नहीं आएंगे? ऐसा क्लियरली नहीं बताया गया था, लेकिन कुछ अफवाहें फैल रही थी जो फैमिलीज के पास पहुंच रही थी कि उनको मार दिया गया है, शायद वो नहीं आएंगे। पार्लियामेंट में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन उठाया गया था कि हिंदुस्तान के सिपाही फंसे हुए, उनको वापस क्यों नहीं रेस्क्यू किया जा रहा, क्यों नहीं वापस आ रहे, क्योंकि 3 months इज ए वेरी लॉन्ग टाइम। सो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो उस जमाने में मीडिया नहीं होने के वजह से इतना आम पब्लिक को नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन ये ऑपरेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे बीबीसी दिखा रही थी बार बार, जैसा मैंने आपको बताया, और वो उस पे अपना पूरा क्रेडिट ले रहे थे कि ये ऑपरेशन उन्होंने किया है। सर ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट थोड़ी ढीली पड़ गई थी, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, उनको पता है सोल्जर्स को बंदी बना दिया गया है, तो 75 दिन कैसे लग गए? और एक्चुअली मैं ये तो नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ढीली पड़ गई, क्योंकि वाजपेयी जी ने खुद लाइबेरिया के प्रेसिडेंट से बात की थी। चार्ल्स टेलर जो लाइबेरिया के प्रेसिडेंट था, वो भी पहले आतंकवादी रहे थे और बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। उनसे भी, क्योंकि लाइबेरिया की आरयूएफ वाले मानते थे, तो वहां तक भी कोशिश हुई थी कि किसी तरीके से इंडिया के जो फंसे हुए जो सिपाही उनको छोड़ा जाए। गवर्नमेंट अपनी कोशिश में थी, और 3 लेवल के ऊपर कोशिश हो रही थी किसी तरीके से भी इस सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए कि ये जो सिरा लियोन में पीस कीपर्स को पकड़ा हुआ उनको छोड़ दें। एक तो इंडियन गवर्नमेंट वाज टॉकिंग टू लाइबेरियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ स्पोक टू द चार्ल्स टेलर, प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। उसके अलावा यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर भी बातचीत हो रहा था कि किसी तरीके से भी इसको सॉल्यूशन किया जाए। और थर्ड, जो ग्राउंड लेवल पे जो हम बातचीत कर रहे थे आतंकवादियों के साथ में, सो ये सब होने के बाद भी एक मैसेज मेरे को रेडियो सेट पे मिला कि अगर आप
ठीक समझते हैं हालात के हिसाब से, तो आप जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर हम सहमत हैं। अगर आप हथियार डाल के आने के लिए भी अगर सहमत होते हैं तो भी हमें एक्सेप्टेबल है। ऐसा रेडियो पे मैसेज मेरे को मिला था। लेकिन कहीं न कहीं ये मेरे दिल में थी कि अगर एक बार हथियार डाल दिया तो ये ज़िंदगी भर के लिए एक जो धब्बा कलंक के साथ जीवन पूरा जीना। क्योंकि बाकी तो चलो कंपनी में जवान हैं, लेकिन कंपनी कमांडर के ऊपर पूरा जवाबदारी है। जो डिसीजन होता है आफ्टर ऑल कंपनी कमांडर ने डिसीजन लेना है। तो ये मेरे को कहीं न कहीं मेरे दिल में ये एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसी माहौल के अंदर कितने दिन निकल गए मालूम नहीं गिरा। 75 डेज बहुत लंबा समय होता है। सर माइंड में गिल्ट नहीं आया कि यार मैं, मतलब मेरे पास पावर है, मैं एक उसके चक्कर में सबकी जान बचा सकता हूँ सेफली, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, और एक तरफ इतना बड़ा डिसीजन कि आपको पता ही नहीं कितनी कैजुअलिटी हो जाए और आप उस सेंटर पॉइंट पे खड़े हो, आप डिसीजन मेकर हो। तो सर मैं तो आपका मेंटल स्टेट जानना चाहूँगा, उस टाइम डिसीजन मेकिंग आपने ली कैसे, कि आर पार करूँ कैसे? बहुत मुश्किल था और मैं सो नहीं पा रहा था। और मतलब जैसे रात को हम ड्यूटी पे रहते थे, दिन में बाकी जवानों को रेस्ट देते थे, बाकी लोग भी रेस्ट करते थे, लेकिन मैं कभी भी इस चीज में बता रहा हूँ कि इतने दिन तक विदाउट एनी सिंगल मिनट स्लीप आई हैव गॉन थ्रू विद दैट स्ट्रेस लेवल। तो दिमाग मतलब घूम जाता है आदमी का जब इस हालात में होता है, और कहीं न कहीं तार जुड़ जाते हैं ऊपर वाले के साथ कि जो वो करेगा ठीक है, लेकिन अपनी जो वर्दी का जो धर्म है उसको निभाना है और अपने देश की इज्जत जो है ऊपर है। तो उसी को लेकर के हम लगे रहे। सर इस चीज में होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं जो आपके साथ थे उनका थोड़ा दिमाग घूम जाए। जैसे आप तो फिर भी थोड़े स्टेबल हो गए उस टाइम पे कि ठीक है मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट टीम मेंबर्स तो होगा कि वो डर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि नहीं, तो वो आपको अपोज कर रहे थे उस टाइम पे? कोई ऐसा था जो आपको अपोज कर रहा था? एक्चुअली ओपनली तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा सीनियर जेसीओ जो था सूबेदार फतेह, उसका फीडबैक था कि जैसे हम 233 थे, उसमें से करीब 10% लंगर में, हम आर्मी में बोलते हैं जो असली पल्स का मालूम चलता है, जो लंगर में जहाँ खाना खाते हैं वहां पे जवान क्या बातचीत करते हैं आपस में। तो ये फीडबैक था कि बीच में कुछ जवान ये भी बोल रहे हैं कि शायद जब सारी शांति सेना चली गई है हथियार डाल के, तो हम क्यों नहीं जा सकते, आफ्टर ऑल हम भी शांति सेना की ड्यूटी पे हैं। तो इस तरीके का था बातचीत। लेकिन मेजोरिटी, आज मैं ये बहुत गर्व के साथ बोलूंगा कि मेजोरिटी सिपाही जो सोल्जर्स थे उनका यही मानना था कि हथियार नहीं डालेंगे। और वो फैसला मतलब एक इज्जत का, एक रिस्पेक्ट का और एक हमारी वर्दी का फैसला था, जो शायद ज्यादातर लोग इसको मान्य कर रहे थे, लेकिन था बीच में कुछ। सर इसके बाद फिर आउटकम, जो जिस मिशन के लिए आप गए थे तो वहाँ पे फिर वो जगह सेफ हो गई थी? जब आप रेस्क्यू हो गया था, सारे वो मर गए थे वहाँ के टेररिस्ट, तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो सही हो गई थी उस जगह पे? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि आरयूएफ जो रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट को पहली बार उनके गढ़ में आकर के किसी ने हराया था, तो वो इंडियन ट्रूप्स थे। और इस ऑपरेशन के बाद वो दोबारा नेगोशिएशंस के लिए गवर्नमेंट के साथ तैयार हुए और सिरा लियोन में उसके बाद में शांति की स्थापना हुई। आज भी ईमेल के जरिए काफी सिटीजन से मेरा कम्युनिकेशन होता है, तो वो इंडिया को धन्यवाद बोलते हैं कि उनके देश में शांति कायम होना और सिरा लियोन में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होना, इलेक्शंस होना, और उसके बाद से आज तक वो देश में शांति है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि भी उस सक्सेस को हम शायद अगर एक्सप्लॉइट करते नेशनल लेवल पे, पीपल टू पीपल ट्रेड, इकोनॉमी, सो अच्छा रहता, क्योंकि आज भी वो देश हमारे देश का धन्यवाद बोलता है। और एक अफ्रीकन कंट्री अपनी आज़ादी हिंदुस्तान के नाम पे बोलते हैं कि इन्होंने हमारे लिए लड़ाई किया है, हमारे देश में शांति कायम करने के लिए। सर एक छतरी है जिसको आपके यूनिट में फ्रेम करवा के रखा गया है, मैं चाहता हूँ आप हमारी जनता को बताओ उस छतरी की स्टोरी, क्योंकि हमें तो वो पता है और वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो आप अपने मुंह से बताओ उस दिन की बात। जब कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो पहला कदम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद तो बैटल हार्डन्ड हो जाते हैं सोल्जर्स, और एक बार निकल पड़े हैं तो मुझे कहीं न कहीं ये मालूम था कि शुरुआत में अगर कुछ ऐसा किया जाए कि हर सिपाही को
उसका जोश और उसका जो बोलते हैं ना सीना एकदम ये हो जाए कि कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तो हमारा वार क्राई बड़ा अच्छा था इंटरनेशनल माहौल के लिए। सबसे पहले मैंने जो है भारत माता की जय, जब एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाकर के भारत माता की जय बोली जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और उसके बाद मैंने एक छतरी लेकर के, एक अम्ब्रेला लेकर के ये वार क्राई देने के बाद मैं चल पड़ा। और वो छतरी एक सिंबल था कि कंपनी कमांडर जो कि लगभग 6.5 फुट लंबा है, ऊपर से 4 फुट का छतरी लेके चल रहा है आगे, तो शायद गोली पे नाम लिखा है, अगर आनी है तो आनी है। तो उससे एकदम से जो जोश जिस तरीके से जवानों में पैदा हुआ कि जो है साहब हमारे जो है सबसे आगे छतरी लेके चल रहे हैं, तो ये एक उस समय जैसे मैंने बोला दिमाग घूमता है तो कुछ भी आइडिया आ जाते हैं। तो ये आइडिया मेरे को उस समय था कि शायद मैं सिंबॉलिक अगर एक अम्ब्रेला लेके चलूंगा तो जो है एक तरीके का माहौल पैदा हो जाएगा पूरी कंपनी में। वो हुआ था, वो वाकया बिल्कुल आप ठीक बोल तो रहे हो। आप तो सर उस टाइम पे सबसे इजी टारगेट होंगे कि पहली गोली पड़ी तो आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट या गन थी काउंटर करने के लिए, या बस एक अम्ब्रेला ही था? वो अम्ब्रेला ही था। एक्चुअली बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हमारे पास सभी जवानों के लिए नहीं थे। नंबर्स कम थे, तो वो जितने जैसे घातक हमारी प्लाटून थी जो आगे चल रही थी, उनको हमने सबको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए हुए थे। तो 100% नहीं थे हमारे पास बुलेट प्रूफ, क्योंकि शांति सेना में कौन ये सोच के जाता है कि इस तरीके की लड़ाई होने वाली है। तो नंबर्स वर लेस, so we actually had carried, I would say, limited bulletproof jackets. They were used. I was not wearing the one. And similarly weapons भी क्योंकि जवानों की नफरी बीच बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ वेपन्स की भी शायद शॉर्टेज थी, 100% नहीं थे। तो आई सेड मैं वेपन लेके चलूंगा एज ए कंपनी कमांडर, तो शायद आप लोग क्या करने वाले हो। मैंने उनको सबको यही बोला कि भाई मेरे लिए छतरी काफी है, अगर कुछ होगा देखेंगे। And sir, how many people did you kill, your team killed to get out of that jungle? We had actually attacked them with total surprise. And अटैक से पहले इतना फायरिंग किया था कि फिंगर्स पे यू कांट काउंट कितनी कैजुअलिटीज थी, बट आई कैन से व्हाट वाज ऑफिशियली अराउंड अनाउंस सब्सिक्वेंटली ऑपरेशन के बाद वो करीब 200 के करीब आरयूएफ की कैजुअलिटीज इस ऑपरेशन में हुई थी। Sir, with limited bulletproof jacket, limited weapons और सामने वाली तरफ 200 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और अपनी तरफ अनफॉर्चुनेटली पर लकीली सिर्फ एक कैजुअलिटी, बहुत बड़ी बात है सर ये, और ये इंडियन आर्मी की पावर को दिखाता है। सर आपके एक वहाँ पर दोस्त भी बन गए थे इस ऑपरेशन के दौरान, जो कि सामने वाले टेररिस्ट के कमांडर थे। उनके साथ क्या बातचीत होती थी आपकी, क्या व्हाट मतलब बॉन्ड तो मैं क्या ही कहूँ उसको, बट क्या शेयर करते थे आप लोग? वॉज इट रिस्पेक्टफुल जब आप लोग टेबल पे बैठते थे, या यू हैड योर ओन ईगो, ही हैड हिज ओन ईगो? कैसा रहता था वो टाइम? ये प्रॉब्लम या समस्या शुरू होने से पहले मार्टिन जो ब्रिगेड कमांडर था आरयूएफ का, उसके साथ हमारी पहचान इस क्राइसिस शुरू होने से पहले से ही थी। जैसे हम वहाँ पे शांति सेना के लिए गए थे तो मार्टिन से मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। हमने 1-2 पेट्रोल भी साथ में किए थे। उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट लकीली इस प्रॉब्लम के बावजूद भी जो मार्टिन एज ए फ्रेंड कंटिन्यूड टू बी द सेम। हम फ्लैग मीटिंग भी करते थे विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लाइक उसके लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट थी तो उसके अंदर मेरे लिए भी रिस्पेक्ट थी। लेकिन वो हर समय एक ही बात बोलता था कि उसके ऊपर भी कोई फील्ड कमांडर है और उसको भी अपने ऑर्डर्स मानने हैं। आरयूएफ एक रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट अपने आप में एक आर्मी की तरह उनका हायरार्की था। तो उनका फील्ड कमांडर था जो एक मेजर जनरल था ईसा, तो वो हमेशा बोलता था कि भी मुझे भी हुक्म लेना पड़ता है ऊपर से। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हथियार के साथ जाने दें, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं भी अपना हुक्म किसी से लेता हूं। लेकिन हालात को हमने जिस तरीके से रखा है 75 दिन, वो एक अपने आप में उदाहरण है कि इतना सब होने के बाद भी जो है मार्टिन और मेरा कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता है। मैं हर बार फ्लैग मीटिंग के लिए गया हूँ, मार्टिन हर बार मेरी फ्लैग मीटिंग को रिगार्ड किया है, हमारी बातें सुनी है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा
मेडिकल इवैक्यूएशन कैजुअलिटी को भी उन्होंने किया था। तो ये एक कहीं न कहीं बोलता हूँ कि 75 डेज में उनको ये था कि शायद टूट जाएंगे कभी ना कभी तो। कभी ना कभी वो इंतजार वाला गेम कर रहे थे कि कभी न कभी हथियार डालेंगे। लेकिन सर आपके जज्बे और आपके करेज की तो दाद देनी पड़ेगी, आपने पूरी बटालियन को ऐसे लीड करा और ये मिशन को सक्सेसफुल करा। और आशा करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद, इस किताब के बाद सिर्फ उस कंट्री से ही नहीं, पूरा देश आपको जाने, वहाँ से मेल्स आता है आपने कहा, पूरे कंट्री से आपको पहचान मिलेगी और लोग जानेंगे। और जो ब्रिटिशर्स ने बोला है कि ये हमारा मिशन था, ये भारत का मिशन कहलाएगा अब। थैंक यू दीपक। सर मैं वो भी चाहता हूँ कि ऑडियंस जाने जो आपका ऑपरेशन से पहले वाला दिन था, जो शाम का रूटीन था, वो कैसा था। उस दिन भी आप मार्टिन से मिलने गए थे और आपने अपना रूटीन वैसे ही फॉलो करा था, उसके बारे में कुछ बताओ। एनी ऑपरेशन फॉर दैट मैटर सरप्राइज सबसे जरूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं रेगुलरली जो है मार्टिन से बीच बीच में मीटिंग कर रहा था, तो 15 जुलाई अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन होने वाला था। तो 14 जुलाई को भी मैं मार्टिन से मीटिंग किया है, ताकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कल सुबह ऑपरेशन होने वाला है। हमारा तैयारी चल रहा है अंदर, लेकिन शाम में मैं मार्टिन को मिला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मिले। एंड दैट डे आई थिंक मार्टिन वाज कैरिंग ए ड्रिंक फ्रॉम लाइबेरिया, तो ही टेल्स मी कि मेजर आई हैव गॉट ए ड्रिंक फॉर यू, सो वी शेयर्ड ए ड्रिंक आल्सो दैट डे। एंड मैं बोलूँगा कि वो हमारी शायद आखिरी मीटिंग थी। और उसके बाद वहाँ से निकलते हुए उसने गले मिला मेरे से और मैंने उसको बेस्ट विशेस बोला है। तो ये भी एक अपने आप में मैं बोलूँगा कि इंसिडेंट था, जो कि कहीं न कहीं दिल में आज भी याद करता हूँ कि किस तरीके से एक माहौल को हमने सरप्राइज को कायम रखा। और मार्टिन को कभी भी ये सपने में भी नहीं था कि इतना बड़ा ऑपरेशन सुबह होने वाला है और शाम में उनका कमांडर मेरे साथ में ड्रिंक ले रहा है। सही बात है सर ये कहीं ना कहीं दिखाता है सोल्जर के अंदर एक्टर भी है, उसको सामने वाले के साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी बैठ के। Actually, I had to go through a lot of diplomatic handling, and lot of people who were there with me or officers used to compliment me कि सर आप मतलब कितना कुछ कर रहे हो, क्योंकि सोल्जर सिर्फ एक सोल्जर ही अगर सोल्जरिंग करता है तो वो तो मतलब हिंदुस्तान में ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ही इज ऑल्सो ए डिप्लोमेट। सो मेरे को इस सिचुएशन को बहुत डिप्लोमेसी से हैंडल करना था। जैसा मैंने बताया कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक 75 डेज में मैं कहीं न कहीं अपने आप को आज देखता हूं तो मुझे लगता है कि आई वाज मोर ऑफ ए डिप्लोमेट देन ए सोल्जर इन दोज 75 डेज। लेकिन जब फाइनल ऑपरेशन होता है तब फिर दोबारा वो एक सोल्जर वाला जो अपना बोलते हैं रूप धारण करके हम उन पे चार्ज किए थे। तो दोनों ड्यूटी बहुत बखूबी निभानी पड़ी इस ऑपरेशन में। जिम्मेदारी थी इतने जवानों की, और मैं उनको हर बार एक ही चीज बोलता था कि मैं सबको सही सलामत हिंदुस्तान लेकर के जाऊंगा। जितनी बार भी बात होती थी तो दिल से यही बात निकलती थी कि सही सलामत मैं आपको वापस हिंदुस्तान लेकर के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मुझे खुशी है, हालांकि बहुत कैजुअलिटीज का अनुमान लगाया जा रहा था, बीच बीच में रेडियो सेट पे ये भी था कि कोई 30% कैजुअलिटीज की बात कर रहा है कि जितने सोल्जर्स है इसमें 30% कैजुअलिटी हो जाएंगे, यहाँ तक की बात हो रही थी। लेकिन हम बोलते हैं भगवान का धन्यवाद है जो सही सलामत सबको लेकर के वापस आए। सर मैं जानना चाहता हूँ, इस दौरान ये बोल दिया गया था इंडिया में कि सोल्जर्स शायद वापस ना आए, आपकी फैमिली तक भी बातें पहुँच गई थी, बट जब फाइनली आप वापस घर पहुँचे अपने हिंदुस्तान आकर, तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने कैसे मतलब मुझे वो बताओ थोड़ा, मेरे को जानना है। इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट आई कैन से, क्योंकि मेरे को याद है दिल्ली मेरी वाइफ और मेरे बच्चे आए हुए थे, और मेरी बेटी बहुत छोटी थी 4 साल की, बेटा करीब जो है 9 साल के करीब था। और एयरपोर्ट पे वो प्ले कार्ड पकड़े हुए थे, वेलकम होम पापा। एंड आई थिंक माय वाइफ, आई कुड सी फ्रॉम ए डिस्टेंस टीयर्स रोल डाउन हर आईज। मतलब ये बहुत मुश्किल है बयान करना, क्योंकि उस हालात से निकल के वापस आना और अपनी फैमिली को मिलना। उसी प्रकार से जो जितने जवान थे उनकी फैमिलीज जो है कितना इंतजार के बाद वो वापस अपने हस्बैंड से मिले हैं।
पर उस जमाने में इतना इसका कवरेज नहीं था। हालांकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सब हुआ, लेकिन उस समय न तो सोशल मीडिया था, न मीडिया का इतना ज्यादा कवरेज था। तो हम वापस आए, ठीक है, फैमिली इमोशनल रियूनियन था, उसके बाद अपनी ड्यूटी में लग गए। और कितने साल निकल गए, 20-22 साल के बाद ये बुक हमने लिखा है। तो अभी कम से कम जैसे आज आपने प्रोग्राम में बुलाया तो और लोगों को मालूम चलेगा। और हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल विक्ट्री है ये, तो पता होना चाहिए यंग जनरेशन को, बिल्कुल पता होना सर। चाहिए हर हिंदुस्तानी को कि हमारी फौज ने हमारे देश का नाम एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ऊंचा किया है, तो मालूम होना चाहिए सभी को। सो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर कवरिंग दिस। सर मेरे माइंड में तो घर वाले एंगल से माइंड में पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन आया कि आपने कहा कि एक टाइम पे हमने घास की रोटी भी खाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब आप वापस आ गए तो वो फर्स्ट मील आपने कितना एंजॉय किया होगा, जब ढंग का भरपेट खाना खाया आपने, वो फीलिंग याद है आपको? बिल्कुल याद है। और मैं कहूँगा कि जो 75 डेज की इस तरीके की सिचुएशन से निकलने के बाद काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो गए थे। ट्रॉमा। वापस आने के बाद कई दिन तक जो है रात को नींद में एकदम से अचानक उड़ जाते थे। एक बोलते हैं इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस का, जो उस टाइम हम निकले हैं, बहुत दिन लगे वापस। मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी आप कहीं भी जाते हो सोशल गैदरिंग में और आप बिना किसी के पूछे अपनी कहानी शुरू कर देते हो। मतलब आई हैड got into that habit of talking about Sierra Leone, talking about Operation Kukri. तो she told me कि आप ना थोड़ा restrict करो, आप तभी बताओ जब कोई मतलब somebody wants to know. But ये issues हो गए थे आने के बाद, and I was not normal for I think some time, and it took me some time to become normal self. And same happened with every soldier, every sepoy who was there. People had lost their appetite. Like आपने खाने का पूछा, कई दिन तक तो आपको भूख ही नहीं लग रही थी, because your body, your system, with that stress, you lose your appetite. So all these issues happened once we got back. सर अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशल इशू जो चल रहा है आज की डेट में। इंडिया चाइना के बीच में भी बॉर्डर शेयर होती हैं और चाइना इन्वेड करता है बॉर्डर्स बार बार, पर आप 450 किलोमीटर्स का एरिया आपके अंडर था अरुणाचल प्रदेश में। वो टाइम कैसा था? उस टाइम क्या चैलेंजेस आए, क्या हमारे सोल्जर्स फेस करते हैं चाइना बॉर्डर पे? स्पेशली लोगों को बहुत कम पता है इस बारे में। Again, I would say God was kind to give me command of a brigade, which is oldest brigade of the Indian Army, 5 Mountain Brigade in Arunachal along. And उस समय पे 450 किलोमीटर एक ब्रिगेड के पास था। आज उसी एरिया में 3 ब्रिगेड हैं। सो 450 किलोमीटर्स बहुत लंबा एरिया होता है। और उसके अंदर जो ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो काफी थे। और डिस्प्यूटेड एरियाज जो है, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ड्रॉ किया था मैकमोहन लाइन, उसका मैं बड़ी ब्रीफली आपसे शेयर करता हूँ कि मैकमोहन लाइन जो है जहां जहां पे वाटरशेड प्रिंसिपल को फॉलो किया। वाटरशेड प्रिंसिपल का मतलब होता है हाईएस्ट रिज लाइन, जो सबसे हाईएस्ट रिज लाइन है उसके जहां जहां पे ऊपर मैकमोहन लाइन ने ड्रॉ किया तो कोई वहां पे डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर डिमार्केशन। पर कई जगह पे उसको वहां से डेविएट करना पड़ा ऑन रिलीजियस इश्यूज। जैसे हमारे ब्रिगेड में एक लेक है पोत्रांग लेक, सो उसमें रिलीजियस बिलीफ है कि तिब्बतन्स दे हैव टू गो अराउंड पोत्रांग लेक वंस इन ए लाइफ टाइम, जो उनको अपने निर्वाण जो है ना आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। तो ही बिकेम रिलीजियस या इमोशनल एंड ही डेविएटेड फ्रॉम द वाटरशेड प्रिंसिपल। वहां पे डिस्प्यूटेड एरियाज आ गए हैं, तो उन एरियाज को मैनेज करना, अभी ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो एक लाइन नहीं है, वो किलोमीटर्स में है। तो वहां पे चाइना भी क्लेम करता है, हम भी क्लेम करते हैं। बीच में ट्रीटीज भी हुई हैं कि ये नो मैन्स टेरिटरी है, दोनों साइड पेट्रोल कर सकती हैं, लेकिन परमानेंट डिफेंसेस दोनों साइड नहीं बनाएंगी। तो इस तरीके के एरियाज हैं जहाँ पे पेट्रोल क्लैश बड़ा नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। इवन व्हेन आई वाज कमांडिंग, आई थिंक 2011-12 कमांडिंग 5 माउंटेन ब्रिगेड, पेट्रोल क्लैश होते थे एंड वी हैड टू
handle those situations in a manner that a message should go across that the area belongs to nobody. I mean, that is what the treaty has decided. Either side can patrol those areas, but those areas, disputed areas, belong to nobody. और अब धीरे धीरे हम जैसे देख रहे हैं whatever is happening, China is overstepping and claiming those areas to be their areas. And main dispute lies on those areas wherever we have left as no man territory. जो कि शायद शुरुआत में उस समय जो भी ट्रीटी हुआ उसमें both side had agreed, but now they are claiming those areas and we are also claiming those areas. So main dispute lies in those areas, and I had many such areas in my brigade. सर कोई इंसिडेंट आपको याद हो पेट्रोलिंग कॉन्फ्लिक्ट का? एक्चुअली पेट्रोलिंग कॉन्सेप्ट में मैंने उस टाइम पे शुरू किया था कि वी हैड हायर्ड सर्टेन हंटर्स बिकॉज इंडियन आर्मी कुड नॉट हैव ए परमानेंट प्रेजेंस इन दोज एरियाज, सो वी हैड हायर्ड लोकल जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं उनको हायर करके एज हंटर्स दे यूज्ड टू बी डूइंग सर्वेलेंस इन दोज एरियाज. तो उनके जरिए हमें इंफॉर्मेशन इमीडिएट मिल जाती थी चाइना की पेट्रोल आने उधर से आ रही है, तो हम अपनी पेट्रोल को लॉन्च करते थे. तो ये हंटर कॉन्सेप्ट जो शुरू किया था वो मेरे को याद है, एंड दिस वर्कड वेरी सक्सेसफुली. इस बुक में भी मैंने लिखा है हंटर कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से हमने, एंड हंटर कॉन्सेप्ट जो है 24/7 सर्वेलेंस हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज में रहते थे वो लोग, बट इन वो हंटर के तौर पे जाते थे, पर उनके पास मोटरोला सेट होता था और इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी कि चाइनीज पेट्रोल आ रही है. तो यू हैव टू डिजाइन, है ना, काफी अनकन्वेंशनल तरीके अपनाने पड़ते हैं. सर हंटर्स कभी वहाँ के स्पाई भी बन जाते थे? नहीं, बट ये जो हमारे अरुणाचल के जो थे ट्राइबल, ये इनमें इंडियन स्पिरिट बहुत ज्यादा. ऑल राइट. They are absolutely pro-India. China today may claim Arunachal to be part of China, but I am proud of the Arunachal citizens, the locals जो अरुणाचल के हैं, उनमें हिंदुस्तान की भावना इतनी है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितना जोश के साथ में वहाँ पे मनाते हैं, शायद हम इधर भी नहीं मनाते. तो वो उनके अंदर नहीं था कि डबल क्रॉस कर देंगे, वो नहीं था. सर आप अगर बॉर्डर की सिचुएशन बता सकते हो कि कितना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता था, कि मतलब फायरिंग वगैरह हो जाती थी या फिर फाइट वगैरह नॉर्मल? फायरिंग का इंसिडेंट मेरे टाइम में नहीं हुआ और फायर के ऑर्डर्स नहीं थे, बट फिजिकल क्लैश होता था. फिस्ट फाइट होता था, स्टोन थ्रोइंग होता था. लेकिन फायरिंग का इंसिडेंट अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसका फिर एस्केलेशन होकर के दोनों साइड में फायरिंग शुरू हो जाएगा. तो न चाइनीज की तरफ से फायर हुआ था न हमारी तरफ से. वेपन लेके जाते थे, बट फायरिंग का ऑर्डर्स हमने दे रखा था कि उसका क्लियरेंस ऊपर से होगा तभी फायर होगा, क्योंकि अगर एक बार फायरिंग हमने शुरू किया, उन्होंने शुरू किया, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट. लेकिन फिजिकल क्लैश काफी कॉमन. और फिजिकल क्लैश में ज्यादातर फिर इंडियन आर्मी ही उनको दे देती होगी कि भैया आ जाओ अभी बताते हैं. नहीं, वो होता रहता था. इट वाज सर ज्यादा डोज कौन देता था? इंडियंस देते होंगे. घुसंड तो इंडियन ही मारते हैं देखो ज्यादा. नहीं, ये दिस वाज कॉमन, ये काफी कॉमन था. बट आई कैन से कि भाई एटलीस्ट जब तक मैं था, ए मैसेज वाज सेंट अक्रॉस चाइना से कि मतलब यू कांट टेक लाइटली. तो ये बिल्कुल 100% जो पेट्रोल में हम भेजते थे हमारे लड़के बड़े तगड़े और सॉलिड मोटिवेटेड. तो सर अभी जैसे फैमिली की बात हो रही थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अटैक करने वाले थे, जब अपने आपके साथ जो सोल्जर्स थे उनके साथ, तो फैमिली का आप कुछ सोच रहे थे उससे पहले कि फैमिली ध्यान में ऑब्वियसली आई होगी आपके, तो आपका उस टाइम फैमिली को कुछ मैसेज आपने देने की कोशिश करी थी या फिर कुछ आपने उनके लिए लेटर वगैरह कुछ ऐसा कुछ था? इन करीब 3 महीनों में कोई लेटर और चिट्ठी हमारा आपस में नहीं हो रहा था, पर उस दिन मैंने चिट्ठी लिखा था 14 जुलाई को. जैसे मैं बाहर गया, मार्टिन को मिला, वापस आया. वापस आने के बाद पूरी रात हमारी तैयारी चलती रही कि सुबह 5 बजे ऑपरेशन होना है. कोई मतलब उसके अंदर कोई भी ढिलाई नहीं था, सब अपने काम में लगे हुए थे. बड़ी मुश्किल से मैंने 10-15 मिनट निकाल के एक चिट्ठी लिखा था अपनी वाइफ के लिए, और वो चिट्ठी इस बुक के अंदर एज इट इज छापा है, जो अपने इमोशंस, जो एक फाइनल लेटर आप लिखते हो कि अगर मैं नहीं रहूं तो कम से कम ये चिट्ठी आपकी
वाइफ को मिले, तो वो लेटर मैंने सर इस लिखा था। किताब के बाद तो सब लोग वो पढ़ ही लेंगे। अगर मैं चाहता हूँ आप थोड़े से इमोशंस अगर शेयर कर सकते हो यहाँ पर कि आपने उस चिट्ठी में क्या लिखा था। I said sorry to my wife because I was doing more of my duty as a soldier, even at the cost of being a husband, because मैंने अपनी फैमिली का कम सोचा और अपने सिपाहियों का, अपनी देश का, अपनी इज्जत का ज़्यादा सोचा। इसके लिए मैंने अपोलोजाइज किया है कि शायद मैं एज ए हस्बैंड अपनी ड्यूटी को ओवरलुक कर रहा हूँ और अपने देश, अपने सिपाही, अपने इज्जत के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो वो मैंने अपोलोजाइज किया बिकॉज आई न्यू कि कुछ मेरे को अगर होता है तो मेरी जवाबदारी मेरी फैमिली की तरफ भी है। लेकिन उस 3 महीनों में ऐसा पागलपन और इतना भूत सवार था दिमाग के ऊपर कि शायद मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमने वो लड़ने का ही फैसला किया। हमने लड़ने में भी वो लड़ने का फैसला किया जो सबसे मुश्किल एरिया में था। लाइबेरिया जाने की बजाय हम वापस सिरालियोन दारू एक जगह है जहाँ पे कि बटालियन हेडक्वार्टर था, हम जंगल के रास्ते लड़ करके पूरा दारू में वापस आए हैं, न कि लाइबेरिया में गए। सर अभी जैसे इंडियन आर्मी की बात हो रही थी तो मैं आपसे थोड़ा कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर हम यूएस आर्मी ले लें या चाइना आर्मी ले लें और इंडियन आर्मी ले लें तो इंडियन आर्मी कहाँ ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, किस वे में एडवांटेज उनकी ज़्यादा है, तो थोड़ा वो बताओ कि कौन सा किस वे में बेटर है ज़्यादा। स्पिरिट, जो इंडियन आर्मी की स्पिरिट है, जो इंडियन आर्मी का जो जज्बा है, जो नाम नमक निशान के लिए एक सिपाही कुछ भी कर सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कोई भी वर्ल्ड की आर्मी हो, जो एक ताकत है हिंदुस्तान की फौज, वो है सबसे बड़ी ताकत, उसकी स्पिरिट, उसकी बोलते हैं हिम्मत। बाकी कंपैरिजन टेक्नोलॉजी का तो अलग कंपैरिजन है, हो सकता है दूसरा कंट्री टेक्नोलॉजी में हमारे से एडवांस हो, लेकिन हमारा इसमें मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो हमारी असली हिम्मत है। आखिरी में तो सर जिगरा ही चाहिए होता है, अगर वो है आपके पास तो आपकी हार नहीं हो सकती। सर इंडिया वेपन्स कहाँ से प्रोक्योर करता है, क्या तरीके होते हैं, इंडिया के पास वेपन कहाँ से आते हैं, और सोर्स करने से पहले भी जैसे टेस्टिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, डीपीपी, जो पूरा डिटेल में मतलब दिया हुआ है प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बारे में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोक्योरमेंट में एक डायरेक्टर का ड्यूटी किया हुआ है और उसमें कई तरीके की स्कीम होती है। कुछ तो हम सिर्फ खरीदते हैं, बाई। दूसरा होता है मेक इन इंडिया, आप खरीद रहे हो, साथ में टेक्नोलॉजी भी उस कंट्री से ले रहे हो। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इनिशियल लॉट आपने ले लिया, जो आपने 100 मिसाइल ले लिए या जो भी लिया, उसके बाद प्रोडक्शन उसका इंडिया में शुरू हो जाएगा। सो यू आर बाइंग द टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली उस टेक्नोलॉजी में क्लॉज है 80%। 80% मीन्स 80% बाई कॉस्ट। तो जो कंट्री हमारे को टेक्नोलॉजी दे रहा है, दैट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल। तो हमें यकीन करना है कि हम 100% टेक्नोलॉजी, क्योंकि 80% में क्या हो रहा है कि जैसे एक मिसाइल हमने खरीदा था फ्रांस से, मिलान मिसाइल, वो खरीदा हमने 70s में, 1970 का विंटेज। उसके बाद फ्रांस ने 80% टेक्नोलॉजी दे दिया, एक फ्यूज रख लिया उसका, और उसके बाद इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया, और वो फ्यूज के लिए हम डिपेंडेंट हैं अभी भी फ्रांस के ऊपर। एंड फ्रांस वाज मेकिंग मोर मनी ऑन दैट फ्यूज देन ऑन मिसाइल। सो दिस इज अ गेम। आई मीन प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, जो कंट्री टेक्नोलॉजी दे रही है वो की टेक्नोलॉजी को कवर कर लेते हैं। सो अनलेस वी चेंज दैट क्लॉज टू से 100% टेक्नोलॉजी मस्ट बी ट्रांसफर्ड इंक्लूडिंग की टेक्नोलॉजी, तब तक सेल्फ डिपेंडेंट में थोड़ा मेरे हिसाब से जो है दिक्कतें आएगी। हालांकि अभी हम जो नए केसेस ले रहे हैं, करीब करीब की टेक्नोलॉजी उसके साथ में आ रही है। तो दिस शुड बी द फॉर्मेट। 80% से काम नहीं चलेगा, हमें 100% टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि वो प्रोक्योरमेंट के बाद हम कंप्लीट इक्विपमेंट 100% इंडिया में बना सकें। सो मेन जो है मुद्दा इसी के बनिस्पत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा स्कीम जो लेके आए, मेक इन इंडिया, उसको सक्सेस करना है तो हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करना है। हमें यकीन करना है कि की टेक्नोलॉजी जिस कंट्री से हम खरीद रहे हैं वो उसको
भी हमें सप्लाई करे। सर आपने देश के दुश्मनों से तो लड़ाई करी है, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए भी आपने फाइट करा है, बट आपने ऐसी भी सिचुएशंस हैंडल करी है जहां अपने कंट्री के लोग ही हैंडल करने पड़े विद केयर कि कोई कैजुअलिटी अपने लोगों को ही ना हो जाए। राम रहीम वाला केस था जहां पर आपको पूरा डेरा खाली कराना था बिना, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस का बहुत ज़्यादा माहौल था। पंचकुला में उस टाइम बहुत सारी लॉस हुए थे, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को डैमेज कर दिया था, पर वो ड्यूटी आपकी थी कि वो इवैक्यूएट ढंग से हो और सारा प्रोसीजर ढंग से हो। तो उसके बारे में कुछ बताओ, वो एक्सपीरियंस कैसा था? राम रहीम में आपको मालूम है, जैसे आपने बोला पंचकुला में जैसे ही राम रहीम को अरेस्ट किया, वहां पे बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी इन पंचकुला। उसी के साथ हमारी डिवीजन को आदेश मिला कि आप सिरसा मूव करें और सिरसा में जो राम रहीम का डेरा है उसको खाली करें, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए थे कि राम रहीम का डेरा विल बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मालूम था कि ये इतना आसानी से हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो आर्मी को मोबिलाइज किया था, और मुझे याद है कि हिसार से हम जो है मोबिलाइज करके सिरसा पहुंचे। हमारे पहुंचने से पहले वहां पे पुलिस के बीच में, पैरामिलिट्री के बीच में और डेरा के अंदर जो लोग थे उनके बीच में झड़प हो चुका था, आपस में गोलियां भी चल चुकी थी और सिचुएशन काफी टेंस थी। और जब हम पहुंचे हैं तो सबसे पहले जो मेरे लिए चैलेंज था कि लॉ एंड ऑर्डर, सिरसा टाउन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो हो गई है उसको ठीक करें, और फिर साथ ही साथ उस डेरे को, तो डेरा जो है राम रहीम का सिरसा टाउन आपस में मिले हुए हैं, उस डेरे को फिर घेरा डाला जाए। क्योंकि कोई भी चीज को खाली करना है तो पहले उसको घेरना जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों चैलेंजिंग टास्क थे उस हालात में, और लोगों का जो लोकल्स थे फॉलोइंग बहुत है डेरा की इन सिरसा, स्पेशली बिकॉज आपको मालूम है कि राम रहीम के कितने फॉलोअर्स। सही बात है। तो जब आर्मी को उन्होंने देखा है तो थोड़ा एक बार तो उनको भी झटका लगा, भी इतनी तादाद में इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची है। तो हमने जो है विद इन 24 आवर्स डेरे को घेर लिया है। साथ ही साथ सिरसा टाउन के अंदर भी हमने पूरी सिचुएशन को काबू कर लिया है। अभी डेरे को घेरने के बाद मेरे को कहीं न कहीं अपनी याद आती है पुरानी, अपनी, जब मैं खुद जब आप खुद डेरे के अंदर था। यहाँ मैं खुकरी को इससे रिलेट करूंगा। भगवान एक इंसान को दो मौके दे रहा है, एक में वो घेरे के अंदर है और एक में घेरे के बाहर है। तो मेरे को एकदम से पूरा मेरा दिल से याद आती है कि सिरा लियोन में जब हमें घेरा हुआ था तो हम क्या आपस में कैसे बातचीत करते थे, क्या हमारी फीलिंग्स थी। तो डेरे को घेरने के बाद मेरे को कहीं न कहीं ये दिल में था कि अगर पीसफुली इसको रिजोल्यूशन किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि डेरा खाली करने के लिए अटैक करके अगर आपने खाली किया तो बहुत कैजुअलिटीज होंगी, और कहीं न कहीं ये सिचुएशन जो बहुत आगे एस्केलेट हो सकती थी। तो वो एक ऑपरेशन था जिसके अंदर मैंने जो है ये कोशिश किया कि बिना कैजुअलिटीज के और बिना फायरिंग करके और अटैक किए हुए किसी तरीके से हम डेरे को खाली करें, क्योंकि अंदर जो डेरे के लोग हैं वो भी आफ्टर ऑल आप ही के देश के लोग हैं। वही। कैजुअलिटी करना और फायरिंग करके अटैक करना तो वो मिलिट्री के लिए कोई मुश्किल नहीं है। करेक्ट। तो ये एक बोल सकता हूं मैं कि आज अगर मैं, मेरे हाथों में अगर लाल खून के धब्बे नहीं है तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि हमने वो सिचुएशन को हैंडल किया, और मैं खुद जो है इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरा जो सिरा लियोन का एक्सपीरियंस था वो मेरे को काम आया, और हमने जो राम रहीम ऑपरेशन है बिना बुलेट फायर किए पूरे डेरे को खाली किया, अंदर मैसेज भिजवाया आप सरेंडर हो जाइए, बाहर आ जाइए। और इसके लिए मैंने इसमें ऑपरेशन कुकरी बुक में भी लिखा है कि कहीं न कहीं हमने राम रहीम ऑपरेशन को ब्लू स्टार के तरीके से नहीं होने दिया। आपको मालूम है ब्लू स्टार में क्या हुआ? बिल्कुल। आपको मालूम है ब्लू स्टार के बाद क्या हुआ था? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वाज असैसिनेटेड। राइट। तो ये मिलिट्री टीचिंग नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक आपका एक्सपीरियंस है लाइफ की जर्नी का। व्हाट आई यूटिलाइज्ड इन ऑपरेशन राम रहीम टू एंश्योर कि दिया हुआ टास्क भी पूरा हो
और यू डोंट हैव कोलेटरल डैमेज, यू डोंट हैव अपने खुद के जो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं उनकी कैजुअलिटीज अवॉइड की जाए। तो ये अपने आप में केस स्टडी है। आज भी मैं याद करता हूँ, मैंने शायद मीडिया ने उस समय खबर फैला दिया था कि मिलिट्री डेरे के अंदर घुस चुकी है। तो मैंने एक इंटरव्यू लिया था कंप्लीट मीडिया से कि अभी तक इंडियन आर्मी जो है डेरे के अंदर नहीं गई है, डेरे को बाहर से घेरा डाला हुआ है और फिलहाल में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम एकदम से अंदर अटैक करने वाले हैं। बहुत सेंसिटिव इशू था। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी पुरानी जिंदगी के एक्सपीरियंस वो काम आते हैं। और मेरे केस में ये जो भी सिरालियोन में खुखरी में हुआ वो राम रहीम में मैं लागू कर चुका। और सर फिर तो इससे आपसे बेटर कोई और हैंडल नहीं कर पाता इस सिचुएशन को, मतलब आप तो बेस्ट सूटेबल पर्सन थे इसके लिए। सर वो मैसेज जब आपने अंदर भिजवाया तो लोग अपने आप बाहर आने लगे या कुछ एक्शंस आपको लेने पड़े फिर नो, भी? एक्शन यही था, चारों तरफ से डेरे को घेरा हुआ आपने, और हमारा मैसेज अंदर जाने के 12 घंटे के अंदर लोग बाहर आने शुरू हो गए। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने लगाया हुआ था कि आप बाहर आते हैं उनको, ज्यादातर लोग समाना पात्रा के रहने वाले थे, जो पंजाब में समाना पात्रा, जो हरियाणा रोडवेज की बसें खड़ी की हुई थी, जो बाहर आते थे उनको उन बसों में बैठा बैठा करके उनके गांव में हम भिजवा रहे थे। और जो बाहर आ रहे थे उनको जो है ब्रेकफास्ट भी खिला रहे थे, पूरी सब्जी बना करके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सिविल सिचुएशन जो है उसको आप अगर उसी हिसाब से हैंडल करो तो शायद वो बाहर आते थे, वो मोबाइल से अंदर फोन करते थे कि डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बढ़िया है, हमारी गांव तक जाने की व्यवस्था। क्योंकि जो डेरे के अंदर थे इनोसेंट लोग भी थे, ये नहीं थे कि 100% वहां पे आतंकवादी बैठे हैं, ऐसा नहीं था। वो सेवा के लिए या जो भी है उसके लिए, फंक्शन के लिए डेरे में आए हुए थे, पर डरे हुए थे तो बाहर भी नहीं आ रहे थे। सही बात। तो ये अपने आप में एक जो बोलता हूँ एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ देखा और किया, वो मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को। डिप्लोमेसी भी काम आई यहाँ भी। these are military operations which are executed in a very deliberate manner. You can't just go rush, attack and vacate, because वो चीजें हैं जो आपको ह्यूमन एंगल भी लाना पड़ता है। वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, कमिश्नर सिरसा का, वो मेरे को बोलता है कि साहब हमने आप जैसा आर्मी ऑफिसर नहीं देखा, जो आप कर रहे हो, बोलता है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में किसी आर्मी वाले को इस तरीके से करते हुए नहीं देखा, कि आप पूरा मौका दे रहे हो उनको, अगर आप अपने आप बाहर आ जाते हो तो शायद हमें अटैक की भी जरूरत नहीं पड़े। क्यों नहीं? अगर आपका टास्क है डेरा खाली करना और आप अगर उनको बाहर ला सकते हो बिना अटैक के, तो वो कोशिश हमारी कामयाब हुई। टाइम जरूर लगा, हो सकता है टाइम लगता है कई बार, लेकिन जो टास्क है वो तो पूरा किया ना। आपका जो टास्क है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने। सही बात है सर, और कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। सर इससे पहले हम पॉडकास्ट को ख़त्म करें, मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इसके बाद एक बार पूछूंगा। इन दीज 40 ईयर्स ऑफ सर्विंग टू इंडियन आर्मी आपने इंजरीज फेस करी? हाँ, see, a soldier is never complete without a bullet injury. So मेरे को ग्रेनेड इंजरी घुटने में है, और आज भी एक स्प्लिंटर मेरे घुटने में मैं लेकर के चलता हूँ। तो आई एम ए कंप्लीट सोल्जर। सर वैसे रिटायरमेंट मैं पूछना चाह रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद आप मिस करते हो अपना जैसे आपको इतने टाइम बाद अब फाइनली फैमिली के साथ रहने को मिला है, तो और आपने 40 साल अपने आर्मी को दिया, तो आप मिस करते हो वो वाली लाइफ, या फिर इस वाली लाइफ में अब आप खुश हो? कि क्या बेटर लगता है ज्यादा? हर सुबह जो उठने के बाद एक चीज को बहुत मिस करता हूँ कि यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, सबसे ज्यादा। एंड आई गेट इमोशनल ऑलमोस्ट एवरी डे कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हो या नहीं पहन सकते हो। तो कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ, इसीलिए शायद ये फीलिंग आती है। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो अपने आप में एक चैप्टर था, अभी नया चैप्टर शुरू हो गया। करेक्ट। सर जाने से पहले कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी जनता को, यूथ को? आई थिंक व्हाट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव कि बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रही है यंग जनरेशन। डिस्टर्ब नहीं होना है लाइफ में। बोलते हैं कि सिचुएशंस आएंगी, और जो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानता है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
these are situations which will keep coming in your life. तो सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है कि लाइफ को जीना सीखें और डिस्टर्ब नहीं हो। ये आज जैसे समय है कल वैसा नहीं होगा। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जैसे अभी मैंने बोला ये जिंदगी है, ये एक बार मिलती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वर्क हार्ड, प्ले हार्ड एंड पार्टी हार्डर। Yes, absolutely. एंड ऑल्सो एक चीज जो यंग यूथ उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जो सपना है वो आपका सपना सबसे बड़ा होना चाहिए। सपना वो देखें जो आपको सोने नहीं दे। सो योर ड्रीम हैज टू बी द बिगेस्ट ड्रीम इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद आपने मेहनत करनी है उस ड्रीम को हासिल करनी। क्यों? इसीलिए मैंने बोला सपना वो देखें जो सोने नहीं दे, और उसके बाद आपने मेहनत करके अपने सपने को हासिल करना है। बी हैप्पी। एंड आखिरी में जो शायद मेरे बच्चे बोलते हैं, आप हर इंटरव्यू में बोलते हो और मैं आज भी बोलूंगा कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। जिंदगी में सीखना है कि एक चिड़िया से आप बाज को कैसे लड़ा सकते हैं। बाज से बाज कोई भी लड़ा सकता है, लेकिन असली कलाकारी है अगर चिड़िया से आप बाज को लड़ाओ। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब है कि जो है आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी हौसला होना चाहिए कि आप जो है बड़ी बड़ी समस्याओं को और बड़े बड़े चैलेंजेस को ऐसे हल कर सकें। चिड़िया नाल बाज लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। जय हिंद। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग, थ्रिलिंग और एडवेंचरस था, थोड़ा सा इमोशनल भी था, बट हमें बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग को भी मज़ा आया तो डू शेयर दिस पॉडकास्ट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और सर की जो बहुत खूबसूरत 3 किताबें हैं, इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर चेकआउट करें। एंड दैट इज़ इट। हाँ दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा जाते जाते कि अच्छी बातों को शेयर ज़रूर करें, सही लोगों तक पहुँचाएं, यंगस्टर्स तक पहुँचाएं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, नॉट इवन आर्मी, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। कुछ अच्छा सुनो और लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजो। तो पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें और सर की बुक सिर्फ चेकआउट नहीं, परचेज़ करें, पढ़ें। और मिलते हैं आपसे ऐसी एक मज़ेदार पॉडकास्ट में। टिल देन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। जय श्री राम, जय हिंद।